मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक। आज हम 9वीं कक्षा का 16वां पाठ मेरे बचपन के दिन इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखिका महादेवी वर्मा। अब इनके बारे में जानकारी यानी इनका परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ था। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ, यानी वहाँ पे पैदा हुए। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। उनकी पढ़ाई प्रयाग यहाँ पे हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। प्रयाग में महिला विद्यापीठ यानी गर्ल्स के लिए महिला विद्यापीठ कॉलेज में प्राचार्य यानी हेडमास्टर प्रिंसिपल के पोस्ट में रहते हुए लंबे समय तक बहुत सालों तक वहाँ पे काम करते हुए लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत सारे प्रयत्न कोशिश करें। 1987 में उनका देहांत हो गया। 1987 में 87 में उनका देहांत यानी उनके मृत्यु हो गई। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। छायावाद कवि थी। निहार, लक्ष्मी, नीरजा, यमा, दीपशिखा इनके प्रमुख कवि हैं। इन्होंने कविता के साथ साथ सशक्त गद्य रचना भी की। ये कविताओं के साथ साथ गद्य के रचनाएं भी करते हुए आए, जिनमें से रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। रेखा चित्र और संस्मरण ये गद्य रचनाएं इम्पोर्टेंट है इनके लिए। और इनके गद्य रचनाएं क्या क्या हैं? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, श्रृंखला के कड़ियाँ, ये इनके महत्वपूर्ण गद्य रचनाओं में से हैं। महादेवी वर्मा का साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ ये 2 खिताब भी दिए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। भारत की गवर्नमेंट इन्होंने पद्म भूषण के खिताब भी दिए गए। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविकता स्थिति का बोध भी है। महादेवी वर्मा साहित्य के साथ साथ साधना के पीछे इनकी जो कोशिश के पीछे साहित्य के कोशिश के पीछे आज़ादी का आंदोलन भी है, और दूसरी तरफ से भारत के समाज में स्त्री जीवन की वास्तविकता क्या है इसके बारे में बोध करते हुए आते हैं। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी वर्मा जी का। हिंदी गद्य साहित्य में और रेखा चित्र में बुलंदियों तक आगे तक पहुंचाने का जिम्मेदारी एक श्रेय इनके पर है, और एक श्रेय महादेवी वर्मा जी का है। ये उनके संस्मरण और रेखा चित्र में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। सिर्फ इनके कहानियों में ये पीड़ित लोगों के लिए और लड़कियों के लिए नहीं होता, इसके साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता किस तरीके से रखना उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। इनकी जो भाषा शैली है ये सिंपल लैंग्वेज में लिखते हुए आते हैं, और इनका चयन यानी जो कहानियाँ वो लिखने के लिए जो भी चुनते हैं वो भी एक सोच में बदलने वाली चीज़ है। अब इसका प्रस्तावना प्रसंग क्या है? आज चल के तुझे मैं लेके चलूं, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, आज चल के तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पलो। जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस
प्यार ही प्यार पले, यानी ऐसी जगह लेके जाना है जहाँ पे उनको गम भी नहीं रहना है, उतने आंसुआं भी नहीं रहना, सिर्फ प्यार मोहब्बत से चलते हुए रहना। ये इनके प्रस्ताव प्रसंग में था। और ये पाठ की भूमिका क्या है? मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा, जिन्हें अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखे हैं जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। यहाँ पे भूमिका क्या है? महादेवी वर्मा जो बचपन में यहाँ के उनके बचपन की याद यहाँ पे दिला रहे हैं, इसलिए पाठ का नाम भी रखा गया मेरे बचपन के दिन। इनके बचपन के यादें यहाँ कर रहे हैं। और जो स्कूलों में, जो कॉलेजों में पढ़े थे, वहाँ के लड़कियों का बारे में और प्रति समाज के रवैये, वहाँ के समाज के बारे में, उन लोगों के समाजों के बारे में, और विद्यालय के सहपाठियों के बारे में, और छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया। कॉलेज के दिन कैसे थे, वहाँ के रवैये कैसे थे, वहाँ के सहपाठियाँ यानी सहेलियाँ कैसे थे, छात्रावास हॉस्टल में रहने से ज़िंदगी कैसी थी, और स्वतंत्रता आंदोलन कैसा था, ये पूरे ये प्रसंग में दिया गया। ये पाठ में वही था यहाँ की भूमिका। अब पाठ में अपन देखेंगे ये भूमिका क्या है, असल पाठ क्या है। बचपन के स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। जो बचपन के यादें हैं, स्मृतियाँ, यादें हैं, वो एक विचित्र आकर्षण होते आ रहा था। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। जब जब ऐसा महसूस होता, कुछ ख्वाब देखे क्या हम, कुछ सपने देखे क्या, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। वो बचपन की और अब की परिस्थितियाँ पूरे बदलते हुए रहते हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। यहाँ पे महादेवी वर्मा के बारे में बातचीत चल रही। इनके परिवार में कई पीढ़ियों के बाद लड़की वहाँ पे पैदा हुई, यानी महादेवी वर्मा वहाँ पे पैदा हुए हैं। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। हमारे ख़ानदान में, हमारे परिवार में तकरीबन 200 साल तक वहाँ पे किसी को भी, उनके ख़ानदान में किसी को भी लड़कियाँ नहीं हुए थे। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। जब इन्हों भी सुने थे कि लड़कियां पैदा होते कोई परम धाम में यानी आश्रम में भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। फिर मेरे बाबा दुर्गा पूजा करे। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। इनकी जो कुल देवी, जो भगवान है, वो है दुर्गा माता थे। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा। जब लड़की मैं यहाँ पे पैदा हुई तो मेरी तो खूब खातिरदारी चल रही थी। मेरे को ये सब सहना नहीं पड़ता था जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। जो दूसरे लड़कियों को जितना काम काज दे के करके सब काम काज कराते थे, उतना बोझ मेरे ऊपर नहीं रहता था। वो लड़कियों को सहना पड़ता था, मुझे तो आराम से रहते थे। क्योंकि 200 वर्ष के बाद यहाँ पे इनके परिवार में, इनके ख़ानदान में लड़की पैदा हुई। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। हमारे पिताजी, हमारे परिवार में हमारे पिताजी फारसी और उर्दू 2 लैंग्वेजेस जानते थे। पिता ने अंग्रेज़ी पढ़ी थी, यानी बाबा का मतलब यहाँ पे इनके दादा, और इनके पिताजी अंग्रेज़ी भी पढ़े। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था वहाँ पे, सिर्फ फारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी का माहौल था। वहाँ पे हिंदी का वातावरण बिल्कुल नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। जो मेरी माता श्री है, इन्हें जबलपुर में रहने वाली, वहाँ से आने के बाद यहाँ हमारे परिवार के माहौल में थोड़ा सा हिंदी आया। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। मेरी माँ पूजा पाठ करती थी। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। सबसे पहले मुझे मेरी माँ पंचतंत्र, यानी जो चिन्नैया सूरी के लिखे हुए पंचतंत्र कहानी है, 5 मोरल्स कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ यहाँ पे सुनाए। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। इनके बाबा कहते थे कि इनको विदुषी बनाएंगे।
मेरे संबंध में उसका विचार बहुत ऊंचा रहा। मेरे बारे में जो बाबा जी का विचार है बहुत ऊंचा था, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। इसलिए मैं क्या है, मेरी माताजी जो सिखा रही थी पंचतंत्र वो भी सीखी मैं, और पंचतंत्र के साथ साथ जो संस्कृत लैंग्वेज है वो भी पढ़ते हुए आए। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, और मेरे बाबा और मेरे पिताजी दोनों ये सोचते थे कि उर्दू और फारसी भी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। लेकिन ये दो लैंग्वेजेस मेरे वश में नहीं थे, यानी मुझे नहीं आते थे। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। मैं का मतलब महादेवी वर्मा एक दिन पढ़ाने के लिए मौलवी साहब आए, तो उनको देखते वहाँ से जाके एक चारपाई के पीछे उन्होंने छुप जाती थी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने, पंडित जी आए मेरे को संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृति जानती थी, मेरी माँ संस्कृत थोड़ा जानती। गीता में उन्होंने विशेष रुचि थी। गीता यानी पूजा पाठ की गीता जो है वो पढ़ने में उसे बहुत रुचि यानी इंटरेस्टेड था। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। जो मेरी माँ पूजा पाठ करती थी वो टाइम पे मैं पूजा पाठ के ऊपर बैठती थी, और संस्कृत में जो मंत्र रहता वो पढ़ती थी, वो मैं सुनते रहती। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। इसके अलावा मुझे मेरी माँ मिशन स्कूल में एडमिशन दिला दी। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मिशन स्कूल का माहौल अलग था, वहाँ का वेदर अलग था, और वहाँ का प्रार्थना भी अलग थी। मेरा मन नहीं लगा, मेरे को वहाँ जाना दिल नहीं बोल रहा था। वहाँ जाना बंद कर दिया। अब ये मिशन स्कूल को जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी, स्कूल को जाने के लिए मैं रोने धोने लगी थी। तब उन्होंने मुझको कष्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रवेश गर्ल्स कॉलेज हैं वहाँ पे इनको भेजे, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। वहाँ पे मैं 5th क्लास में एडमिशन ली। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। ये जो गर्ल्स कॉलेज का वातावरण था, वहाँ का माहौल था, बहुत अच्छा था वो टाइमों पे। हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। वो कॉलेज में हर एक मज़हब के भी लड़कियां मिलते गए, हिंदुआं भी मिले, ईसाई भी मिली। हम लोगों का एक ही मेस था, मेस हम लोगों के लिए एक ही था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वो जो मेस है वो मेस में प्याज भी नहीं आती थी। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्रियाँ रहती थी। वहाँ पे हॉस्टल के, छात्रावास का मतलब है हॉस्टल, हॉस्टल के कमरे में 4 लड़कियाँ रहते। उनमें पहली ही सातनी सुभद्रा कुमारी मिली। सबसे पहली मेरी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका पूरा नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने मिली थी, यानी पहली दोस्ती उनसे हुई। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। 7वें क्लास में मेरे से 2 साल उन्होंने सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। उन्होंने कविताएं लिखती थी सुभद्रा कुमारी चौहान, और उनके साथ साथ तुक मिलाना यानी उनके साथ में थोड़ा हिस्सा लेती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। बचपन में इनके माँ लिखती थी और पद थोड़े पोएम्स भी गाते हुए रहते थे। मीरा के पद विशेष रूप में गाती थी। जो मीराबाई हैं उनके पद जो है वो गाते हुए रहते। सवेरे जागिए कृपा निधान पंच बने बोले, यानी यही सुना जाता था हर सुबह के टाइम, जागिए कृपा निधन पंच बन बोले। ये जो पद है ये गाते हुए रहते थे, हमेशा यही सुना देता था। प्रभाती गाती थी, सुबह सुबह के टाइम पे गाती थी। शाम को मीरा का कई पद गाती थी और शाम के टाइम मीरा के पद गाते थे। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया, और ये पोएम्स हो ये सुन के, पद्य सुन के मैं भी ब्रज भाषा में पोएम्स हो ये लिखना शुरू करा। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी बड़ी भोली में लिखती हैं, खड़ी बोली में लिखती हैं।
यहाँ पे आके देखने के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इन्हों खड़ी बोली लैंग्वेज में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। अब इन्हों भी वैसा लिखने लगे। सुभद्रा कुमारी चौहान के वैसे जो महादेवी वर्मा भी लिखने लगे। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठिता हो चुकी थी, इन्हों बहुत बड़ी थी, इसका नाम हो चुका था। इससे छिप छिपा कर लिखती थी। मैं सुभद्रा कुमारी चौहान को छुप छुपा के उनको नहीं बताए तो ऐसा मैं थोड़े पोएम्स या दोहे लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखते हो? एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान मुझसे पूछे, महादेवी तुम कविता लिखती हो क्या? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। मैं डर के बोली नहीं, मैं नहीं लिखती। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। आखिर में उन्होंने मेरे डेस्क की तलाशी लिए, उसमें से बहुत सारे पोएम्स निकले। जब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, जो पुलिस वाले आके घर में कोई अपराधी रहा तो उसको तलाश करते हैं, उस तरीके से इन्होंने पोएम्स की तलाशी करी। उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। और फौरन महादेवी वर्मा के हाथ पकड़ ली सुभद्रा कुमारी चौहान और उनको लेके गए। उसके कागज़ लेके गए, लेके जाके हर एक क्लास में लेके जाके फिरा के बता रही थी इन्हों कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। उसके बाद हम दोनों की दोस्ती हो गई। क्रॉसपेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, यह हॉस्टल में एक डाल नीचे थे, झाड़ की डाल। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे, वो डाल के पर हम दोनों बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। जब वहाँ पे लड़कियां खेलती थी हम लोग के ये पोएम्स के लिए तुक लाइना मिलाते रहते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। वो टाइम पे एक पेपर निकल रहा था, उसका नाम है स्त्री दर्पण। उसी में भेज देती थी। ये स्त्री दर्पण जो पत्रिका है उसमें इन लोगों ने लिखे तो पोएम्स को उसको भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप जाती थी। इन लोगों ने जो तुकबंदी लिखे थे यानी जुड़ा के पोएम्स लिखे थे वो उसमें छप जाते थे। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगा तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। यहाँ पे कवि सम्मेलन होने लगा तो हम लोग वहाँ पे भी जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था, वो टाइम पे हिंदी का ज़्यादा प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। 1917 में इन्होंने यहाँ पे आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। उसके बाद गांधी जी का जो सत्याग्रह है यहाँ से चालू हो गया। आनंद भवन स्वतंत्रता के लिए, जो आनंद भवन है वो आज़ादी के लिए, वो आज़ादी के संघर्ष का केंद्र बन गया। जो आनंद भवन है वो आज़ादी का एक संघर्ष भवन बन गया। जहाँ जहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉस वेस्ट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। वहाँ पे कवि सम्मेलन हो या कुछ भी हो तो हमको हमारे मैडम वहाँ पे लेके जाते थे। हम कविता सुनाते थे। कभी हरहौद जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। यहाँ पे हम लोग जाने के बाद वहाँ पे देखा तो वहाँ पे एक एक अध्यक्ष बन के आते थे। कभी कभी हरहौद जी अध्यक्ष बन के आते थे और कभी कभी श्रीधर पाठक बन के आते थे और कभी कभी रत्नाकर और कभी कभी और कोई होते थे। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। कब हम लोगों को पुकारते थे बोल के हम लोग बेचैनी से सुनते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से 1 पदक नहीं मिले होंगे हम उसमें। मेरे को हर एक बार 1 पदक तो पुरस्कार तो मिलता था। कम से कम 100 से कम तो मेरे पास ये पुरस्कार 100 से कम नहीं है, 100 से ज़्यादा हो सकते हैं। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांद की एक कटोरी मिला। एक बार इन लोगों का एक इंसिडेंट याद आ रहा कि इन लोगों को एक कविता के ऊपर एक चांदी की एक कटोरी मिली। बड़ा नक्शीदार, सुंदर, बहुत अच्छा नक्शेदार था और खूबसूरत था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। उस दिन सुभद्रा कुमारी चौहान वहाँ पे नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उसका आकर कहा देखो ये मिला न। सुभद्रा कुमारी चौहान कभी भी नहीं जाती थी। जब कवि सम्मेलन से इन्हों आने के बाद ये देखो मुझे ये मिला बोल के मैं बताई। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन
खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। सुभद्रा कुमारी चौहान जब एक बात बोली कि ठीक है, अच्छी बात है, आपको तो कटोरी मिली, अब तुम एक दिन क्या करोगे, तो खीर बनाओ और मुझको इसमें खिलाओ। उस बीच आनंद भवन में बापू आए थे। जब आनंद भवन में बापूजी आए थे, हम लोग तब अपने जेब खर्चे में से एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बाबू आते थे तो वो पैसा उन्हें दे देते थे। हर रोज़ हम लोग एक एक दो दो पैसे वहाँ पे बचा के रखते थे और गांधी जी आने के बाद उनको दे देते थे। उस दिन जब बाबू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेते गई। जिस दिन मैं बाबू के गांधी जी के पास मैं गई थी, जब ये कटोरा भी लेके गई थी, मैंने निकाल कर बाबू को दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। बाबूजी को ये निकाल के बता दी मैं, और मैं एक कविता सुनाने के बाद मेरे को ये कटोरा इनाम में मिला। कहने लगा अच्छा दिखा तो मुझको, अच्छी बात है, वो कटोरा दिखाओ मुझको। मैंने कटोरा उसकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे, और उन्होंने कटोरा देखते देखते उसने मेरे से बोले कि ये कटोरा मुझे दे दो। अब मैं क्या कहती, गांधी जी मांगने के बाद अब मैं क्या कह सकती। मैंने दे दिया और लौटाई। मैं वो कटोरा दे दी और मैं पलट के आ गई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेके कहते कविता क्या है। मेरे को ये अफसोस हुआ कि कटोरा तो ले लिए थे, लेकिन कविता क्या थी ये भी नहीं पूछे। पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा, फिर भी कविता सुनाने को भी नहीं बोला। लौटकर अब सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। अब पलट के आके सुभद्रा कुमारी चौहान से मैं बोल दूंगी कटोरा चले गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब जाओ और बताने के वास्ते चले जाओ, लेकिन मेरे को तो खीर बना के खिलाना ही होगा। अब चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूलों के कटोरी में, फिर भी मुझको मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार मिला। अपने कटोरे मैंने बाबू जी को दे दिया। चाहे आप कटोरे में पिलाओ या किस में भी पिलाओ, लेकिन मुझे तो खीर पिलाना है। लेकिन मेरे को तो ये बहुत बड़ी खुशी अंदर ही इन्हों खुश हो रही थी कि ये कटोरा मैं तो गांधी जी को दे दी थी। सुभद्रा जी की छात्रावास छोड़कर चली गई। सुभद्रा कुमारी चौहान हॉस्टल छोड़कर चले गए। तब उसकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। उसके बाद उन्होंने तो चले गए। उसके बाद एक मराठी लड़की जेबुनिसा वहाँ पे आगे थी। वो कोल्हापुर से आई थी। वो लड़की कोल्हापुर की थी। जेबुन मेरे बहुत सा काम कर देती थी। जो जेबुन है उन्होंने मेरे को बहुत सारा काम करके देती थी। वो मेरी डेस्क साफ़ कर देती थी। उन्होंने मेरे डेस्क पूरा साफ़ करती थी। किताबें ठीक से रख देती थी। किताबें पूरे ठीक तरीके से जमा के रखती थी। और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता है। इस तरीके से उन्हें पूरा साइंटने से करने से मेरे को और थोड़ा टाइम मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी। मराठी मिलते हुए उन्हें हिंदी बोलती थी। मैं भी उसके कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तादनी जी थी जीनत बेगम। मैं भी कुछ मराठी सीख रही थी। वहाँ पे एक उस्तादनी थी, उनका नाम है जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर जैसी मराठी शब्द को मिला के कुछ कहती तो उस्ताद जी ने टोके बिना ना रह जाती थी। ऐसा मैं कुछ टुकड़े टुकड़े करके बात करती थी तो उस्ताद जी वहाँ पर मुझे टोकती थी। वाह देसी कौवा, वाह ये देश का कौवा मराठी बोली, यानी देसी कौवा मराठी बोल रहा क्या। जेबुन कहती थी नहीं उस्तादनी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। नहीं ये मराठी हूँ, मैं मराठी बोलती हूँ, मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किन्नरदेर साड़ी और वैसे ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में जैसे कि किनारीदार साड़ियाँ पहने हुए रहते और ब्लाउज पहने रहते थे, वैसी पहनती थी और बोलती थी मैं मराठी हूँ और मराठी ही बोलूँगी। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। वो टाइम पे सांप्रदायिकता कुछ नहीं थी। जो अवध की लड़कियाँ थी वो आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोली जाती थी। जहाँ के लोग वहाँ की लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल करते थे। जो अवध से आए उन लोग अवधी बोलते थे, बुंदेल से आए बुंदेलखंड के इस्तेमाल करते थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी।
परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। उर्दू भी हम आपको सिखाते थे, लेकिन आपस में हम लोग ज़्यादा अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। ये बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। हम एक ही हॉस्टल में एक ही जगह बैठ के खाते थे, करते थे, लेकिन कोई परेशानी दिक्कत नहीं आती थी। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। जो मैं हॉस्टल से पलट के आई, जब से जो मेरे बचपन से जो सिलसिला चलते हुए आ रहा था, वही सिलसिला अभी भी चल रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। थोड़े ऐसे ऐसे अपने को संस्कार मिलते गए, बचपन से जो सीखे अब तक भी चलते हुए आते। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम यहाँ रहते थे, वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। हमारा और एक बचपन की और एक भी याद है कि हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी छीनी गई थी, उनकी नवाबी जो थी वो छीन गई थी। वे बेचारे, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। हम लोग उन लोगों को ताई साहिबा बोल के पुकारते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चाची जान कहते थे, उनके बच्चे हम को चाची जान बोल के पुकारते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। हमारे जो सालगिरह रहते थे, जन्मदिन, वो बर्थडे वहाँ मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे, उनके हमारे पास मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी। उनका एक लड़का था नवाब साहब का, उनको राखी बनने के लिए बोलती थी, बहनों की राखी बंधन चाहिए, बहनों को राखी बनने के लिए बंधन बननी चाहिए। राखी के दिन सवेरे ही उसके पानी भी नहीं देती थी, उसे राखी बने जब तक पानी भी नहीं पिलाती थी। कहती थी राखी के दिन बहना राखी बन जाए तब तक भाई को निहारा रहना चाहिए, जब तक बहना आके राखी नहीं बने जब तक तुम लोगों को वैसा ही रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है, राखी बांधने के लिए आइए। बार बार हम लोग को बुलाती थी, भाई भूखा बैठा हुआ है, राखी बनने के लिए आइए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिया या कुछ मिलते थे, फिर हम लोग जाते थे, हमको कुछ इनाम मिल जाते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहाँ पे मुहर्रम के वक़्त हरे कपड़े पहने जाते थे, हमको भी वो कपड़े पहनाए जाते थे। वहाँ पे उनके पास एक लड़का हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वे मेरा नेक ठीक करके रखें। ताई साहबा पिताजी से बोले, देवर साहब को कहो कि मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी, मैं शाम के टाइम आ जाऊँगी। वे कपड़े भपड़े लेकर आई, वे पूरे कपड़े वो देवर जी को देने के लिए आए थे। हमारी माँ को वह दुल्हन कहती थी, हमारी माँ को उन्होंने दुल्हन कह के पुकारती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वे अपनी माँ को कपड़े पहनाते हैं। जिसके पास ताई होंदो, चाची होंदो, माँ होंदो नहीं रहती, उनके पास हम लोग कपड़े बनाते हैं, हम ताई बन के। नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है, नहीं तो ऐसा नहीं रहा तो चाची 6 महीने तक कपड़े बनाती हैं। मैं इस बच्चों के लिए कपड़े लाई हूँ, मैं ये बच्चों के लिए कपड़े लाई हूँ। ये बड़ा सुंदर है, ये बच्चा बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। मेरे तरफ से ये लड़के का नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चल के जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। जो यही है मोहन शर्मा प्रोफेसर, उन्होंने आगे जाके जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वाइस चांसलर बने हुए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहे, इन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी थे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। इसका मतलब यह है कि जो मेरी ताई साहिबा यानी नवाब साहब की बीवी पत्नी ताई साहिबा जो नाम रखे थे वो नाम से आज तक भी चलते हुए आया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। इनके पास हिंदी भी बोली जाती थी और उर्दू भी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलती थी, लेकिन इनके घर में इन्हों अवधी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे, वहाँ का ऐसा माहौल था कि हम लोग सब मिले हुए थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वो सपना ही था। आज के माहौल में ऐसा देखा जा रहा वो एक ख्वाब था क्या? आज वो सपना खो गया, आज वो सपना पूरा खो गया।
शायद वो सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती थी। शायद वो सपना सही होता था, वो ख्वाब सही होता तो भारत की कथा कहानी और दूसरी हो जाती थी। ये था आज का पाठ मेरे बचपन के दिन। इसके लेखिका महादेवी वर्मा। आज के लिए ये पाठ यहाँ पे समाप्त।